नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 में हिंदी आधार की पूरक पाठ्य पुस्तक वितान के पहले पार्ट सिल्वर वेडिंग की दूसरी वीडियो में प्रस्तुत हैं। मुझे उम्मीद है पहली वीडियो में जो हमने आपको सिल्वर वेडिंग के मुख्य पात्र यशोधर बाबू के चरित्र के बारे में बातें बताई थी और वो किन से ज़्यादा प्रभावित हैं ये पता चला, और उनके परिवार में थोड़ी अनबन है ये हमें पता चला, उनका दैनिक शेड्यूल क्या है ये हमें पता चला। अब अगले इस वीडियो में हमें पता चलेगा कि उनके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं, उनका परिचय मिलेगा और वो किशनदास से किस रूप में प्रभावित हैं, कौन कौन से वो उदाहरण हैं, कौन कौन से वो प्रसंग हैं जिनसे वो उनसे प्रभावित हैं, और तीसरा उनको कुछ चीज़ें बड़ी समहाउ इम्प्रॉपर लगती हैं। समहाउ इम्प्रॉपर का मतलब है कि ऐसी चीज़ें जो उनको अच्छी नहीं लगती लेकिन वो उनका विरोध भी नहीं कर सकते। तो चलते हैं। मुख्य पंक्तियों को मैंने बोल्ड कर दिया है, कठिन शब्दों को भी मैंने पीले कलर से बोल्ड कर दिया है। आप पाठ को पढ़ने के बाद या वीडियो को देखने के बाद, प्रत्येक वीडियो को देखने के बाद उसके प्रमुख बिंदुओं को, प्रमुख कठिन शब्दों को लिख लिया करें। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है, मतलब इनका एक बड़ा लड़का है। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी समझ में नहीं आती है। उन्हें ये लगता है मेरा बेटा इतना बड़ा कैसे हो गया, असाधारण कैसे हो गया कि उसको इतनी बड़ी नौकरी मिल गई। वह कहते हैं कि 1,500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है। शुरू में ही 1,500 रुपया नौकरी देने वाली इस नौकरी में जरूर कुछ पेच होगा, जरूर कुछ गड़बड़ होगी। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है और यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना संभव है कि जब यह पिछले साल एलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे रह गया था तब इसे ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। मतलब दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा है दूसरी बार, और उन्हें ऐसा लगता है कि पिछली बार उन्हें नौकरी लगी थी, भले ही निचले दर्जे पर लगी हो, पर उन्होंने क्यों मना कर दिया। मतलब उनका ये मानना है कि नौकरी ले लो, आगे की पढ़ाई बाद में करते रहूँ। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही है बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चल जाने की धमकी दे रही है। यशोधर बाबू जहां बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं वहां समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जंचती नहीं है। एनीवे, जनरेशनों में गैप तो होता ही है सुना, ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देता है पिता। अब उन्हें पता है कि मेरा परिवार बड़ा समृद्ध है पर कहीं ना कहीं उनमें अपनापन नहीं है, तो ये इनको अच्छा नहीं लगता है और उनका ये मानना है कि ऐसी खुशहाली कैसी जो परायापन पैदा करे। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, तथापि मतलब फिर भी बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मॉडल बना दिया है। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊ जी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊ जी के डर से कोई कुछ नहीं कह पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, बस जिठानियों की चलने दी। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे वे सब मुझ पर भी करवाए गए। ऐसा कहती है बच्चे उससे सहानुभूति, ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से, बच्चे उसे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती है, सामने होकर कहती है, तुम्हारी ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई दोष नहीं है। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो। सुविधा मतलब आसानी। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढगोसला नहीं हो सकता, साफ साफ बात। उनकी पत्नी के बारे में पता चल रहा है कि वो मॉडल नहीं है, लेकिन एक तो माँ का झुकाव बच्चों की तरफ अक्सर रहता है इसके कारण, और दूसरा उनको अपने पति से यह भी शिकायत है कि जब वो जवान थी उनके साथ अन्याय किया गया है, मैं बच्चों के साथ रहूंगी। धर्म, कुल
धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढगोसला कहकर घरवाली आधुनिकाओं से आचरण करती है, तो यशोधर बाबू शानियल बुढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह मुहासे लोग करें तमाशे कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं, लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा खुद उनका बन रहा है। मतलब उनकी जो पत्नी है वो मॉडल या मॉडर्न तरीके से रहती है, उनको अच्छा नहीं लगता, वो उसको चिढ़ाते भी हैं, लेकिन उनको पता है कि वो वास्तव में उनका खुद का मजाक बन रहा है, क्योंकि कोई उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। ये परिवार के बारे में आया, उनके 3 पुत्र, 1 पुत्री और 1 पत्नी के बारे में। अब किशनदा से कैसे प्रभावित है देखिए। जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा, क्या यह बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही न पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेटेड कर दी होती। अब वो क्या है कि उन्हें याद आ रहा है कि मैंने अगर गृहस्थी न पाली होती और अपना जीवन समाज के लिए दे दिया होता तो अच्छा होता। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल जती किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। फिर उन्हें यह लगा कि उनका एंड क्या हुआ। उसके तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश, कहीं ना कहीं जमीन ले ली। ये दिल्ली में मुख्य जगह हैं। कैलाश मतलब ग्रेटर कैलाश। मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। उसने किसने? किशनदा ने। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गई। उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। उपकृत मतलब उससे ग्रेटिट्यूड जितने लोग थे, जितने उनके उपकारों के नीचे जिन्होंने उनके उपकार जिनके ऊपर उन्होंने उपकार किए थे। स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए थे कैसा कि तुम मेरे यहाँ रह जाओ, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा और फिर अपने गांव लौट गया, जहां साल भर बाद उसकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा पेंशन नहीं खा सका बेचारा। ये व्यंग्य है। विचित्र बात यह है कि उसे कोई बीमारी नहीं हुई थी, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। जब उसके एक बिरादर से, मतलब उसके बिरादरी के किसी व्यक्ति से मृत्यु का कारण पूछा तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनके रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से ही मौत हो जाती है। अर्थात उनको पता नहीं होता किस कारण मौत हुई, क्योंकि उनका ध्यान रखने वाला कोई होता ही नहीं। यह जानते हैं यशोधर जी, बच्चों का होना भी जरूरी है। यह सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष किशनदा से सुनी हुई यह बात नहीं भूले हैं कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। मतलब उनके जो आइडियल है, जो किशनदा है, उन्होंने कहा कि जब 25 के आसपास की उम्र होती है, अर्थात गधा पचीसी जब अधेड़ उम्र होती है, उसमें बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए, बाद में सब समझदार हो जाते हैं। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किशनदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुराफातें की हैं, शरारतें की हैं। ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो सिनेमा दिखाना, कौन ऐसा कर्म है जो तुम्हारे इस किशनदा ने नहीं किया। वो समझाते थे कि बच्चों पर इतना बच्चों की बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने ही आप ठीक हो जाएंगे। यह भी किशनदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है। फिक्रा मतलब वाक्य है, सेंटेंस है, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता। तो गधा पचीसी के लिए कह सकते हैं अल्हड़ उम्र। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी भी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर ले। यह बात यशोधर जी कभी कभी तंजिया कहते हैं। तंजिया मतलब व्यंग्य के रूप में कहते हैं, चुटकी लेते हुए कहते हैं।
लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है और बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सनाथ होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। मतलब उन्हें लगता है कि ये बच्चों से ऐसे कह तो रहे हैं, पर बच्चे उनको मानते ही नहीं। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है जो उनकी रीत मंजूर करे। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भर के भयंकर भूल की है, किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किशनदा की यह उक्ति अब भी जचती है। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं, जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर बस। मतलब उनके बच्चों का एक विवाद तो ये है, बच्चे ये मानते हैं कि पापा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा जमा नहीं कराया, उनकी बड़ी गलती थी। पर यशोधर बाबू ये मानते हैं कि किशनदा ये कहते थे जब तक नौकरी तो तक क्वार्टर, बाद में पुश्तैनी घर, क्या जरूरत है मकान लेने की और इतना शहरों में पैसा इन्वेस्ट करने की। अब ये यहाँ पर जो है बच्चों का जो फ्रैक्शन है, जो द्वंद्व है, ये दिखाई दे रहा है। गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होना होगा। इस बात को यशोधर जी अच्छी तरह से समझते हैं। उन्हें यह भी पता है कि पुश्तैनी घर तो टूट गया है और जो बचा हुआ उस पर बहुत सारे लोग हक जमा रहे हैं। अब उनकी मरम्मत कराना, लड़ना, ये किसके बस की बात है। बच्चे बहस में जब यह तर्क दोहराते हैं तब उनसे कोई जवाब देते हुए नहीं बनता है। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी और आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रह सकेगा। जब कोई ज़्यादा तर्क वाली बातें थे तो ये कहते हैं मेरे रिटायर होने से पहले मेरे किसी बच्चे को नौकरी मिल जाएगी। अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए, तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते, उसमें तो एक ही तरह से सोचने वाले होते हैं, कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंसते हैं। जितना ही इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, मजबूर कर रही है, उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं। अर्थात उन्हें इस दुनिया से ज़्यादा दुख मिल रहा है। अब उन्हें ऐसा लगता है कि थोड़ा अपने परमात्मा की लाइफ को सुधारा जाए जहाँ उन्हें जाना है। तो उन्होंने बिरला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, 80 का फूल चुटिया में खोसा, 80 का फूल पूजा का फूल, और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुंचे जहां एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे। अफसोस, आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन खासा नहीं लग रहा था। सच तो यह है कि वह भीतर से बहुत ज़्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी हैं ही नहीं। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशनदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे हैं। मानक, स्टैंडर्ड, मतलब वो किशनदा को मर्यादा पुरुष मानते हैं और उन्होंने जो लाइन खींच दी उसी को अपने लिए बड़ी लाइन मानते हैं। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किशनदा की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजन करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे हैं। अगर कभी उनका मन शिकायत करता कि इस सब में नहीं लग पा रहा हूं, तब उससे कहते भाई लगना चाहिए, अब तो माया मोह के साथ साथ भागवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं। नई पीढ़ी को देकर राजपाट तुम लग जाओ भाटवन प्रदेश की, जो करते हैं जैसा करते हैं करें, हमें तो अब इस वर्ल्ड की नहीं बल्कि उस लाइफ की नहीं उसकी चिंता करनी है। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करें तो अच्छा है, अब नहीं मांगते तो न मांगे। किशनदा ऐसा उन्हें समझाया करते थे। यशोधर बाबू ने अपने को फिर से झिड़का, सावधान किया कि यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए। गीता महिमा सुनो। सुनने लगे, मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द आया। जनार्दन का मतलब होता है कि लोगों का भगवान, वैसे जनार्दन भगवान का नाम भी है। तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। परसों ही कार्ड आया है कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे
कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। अब उन्हें यह लग रहा है कि जीजा जी के यहाँ जाना चाहिए, वो बीमार हैं, लेकिन उनका परिवार में इतना मतभेद हो चुका है कि जो परिवार में पत्नी और बच्चे हैं वो ये मानते हैं कि परिवार के लिए जाना पैसे को व्यर्थ करना है। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। वह चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों। बच्चे क्रुद्ध होते ही हैं। अभी उस दिन हद हो गई। कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपये उधार ले सकें। अब देखिए ये मतभेद हैं। वो जीजाजी को देखने जाना चाहते हैं और उनके परिवार वाले इसको मूर्खतापूर्ण समझते हैं कि इससे पैसा खर्च होता है। दूसरा, उनकी बुआ आई, मतलब उनकी सगी बहन आई, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा बेटा पैसे दे दो, तो बेटे ने मना किया, तो उन्होंने फिर बोला ठीक है अभी मैं उधार ले सकता हूँ। तो यहाँ पर तो यशोधर बाबू सही हैं। हमें अपने परिवार के बुजुर्गों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। वो जिस रिश्तेदार को मानते हैं या जिनके आने जाना चाहते हैं उन्हें जाने देना चाहिए। यहाँ पर उनके बच्चे गलत हैं, लेकिन सब जगह बच्चे गलत नहीं हैं, ये भी पॉइंट आएगा। यशोधर जी का नारा हमारा तो सैफ ही ऐसा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। इस नारे ने उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। अब ये सैफ मतलब साहब के लिए प्रयोग है। हमारा तो साहब ही ऐसा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है, मतलब वो किशनदा जी के लिए कहना चाहते हैं कि हमें तो ये सब विरासत, मतलब किशनदा जी ऐसा करते थे। पत्नी का कहना है और सही कहना कि यशोधर जी का स्वयं का देखो कुछ नहीं है। अब यहाँ पर ये गलत है कि बिल्कुल किसी का फॉलोअर होना, ये कहीं ना कहीं गलत है। परिवार वालों से भी पूछे कि उनकी क्या इच्छाएं हैं। पत्नी का कहना है और सही कहना है कि यशोधर जी का खुद का देखा हुआ कुछ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वे गांव छोड़कर अपने विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ की यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते। मैट्रिक पास करते हुए दिल्ली आ गई और यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के पास, किशनदा पांडे के पास। कुंवारे की गृहस्थी में देखने को होता क्या है? गृहस्थी। पत्नी आग्रह पूर्वक कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किशनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो। किशनदा को जो भी मालूम था वह उनके पुराने गवई लोगों से सीखा हुआ था। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं कौन से नहीं। पत्नी का कहना है कि किशनदा तो थे ही जन्म के बूढ़े, तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा ओढ़ने लगे हो? तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे। शादी के बाद मैंने तुम्हें जो देखा, जो क्या नहीं रखा है। हफ्ते में 2 सिनेमा देखते थे, गजल गाते थे, गजलवी और सैगल के गाने। अब उनकी पत्नी ये कह रही है तुम उनके चक्कर में तुमने अपना व्यक्तित्व को बदल दिया है। तुम पहले ऐसे नहीं थे, तुम तो बुड्ढों जैसी बातें करने लगे हो। तो यहाँ पर उनकी पत्नी सही है। हमें अपनी पत्नी की भावनाओं का भी आदर करना चाहिए। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वे समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक है। पत्नी से वे कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल यह बगैर वहाँ का ब्लाउज पहनना, यह रसोई से बाहर दाल भात खा लेना, यह ऊंची हील वाली सैंडल पहनना और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं, मुझे तो वो समहाउ इम्प्रॉपर लगते हैं। अब उनके पति क्या कहते हैं, मुझे तुम्हारा ये गलत लगता है। तुम स्लीवलेस ब्लाउज पहनती हो, बाहर होटल में खाना खाती हो, ऊंची हील की सैंडल पहनती हो और बेटी के 50 काम जो बेटी कहती हो करते हो, मुझे तो सही नहीं लगते। हाँ, यहाँ यशोधर बाबू सही है कि पति की भी इच्छाएं होती है कि पत्नी कैसे रहे, पत्नी की भी इच्छाएं होती है पति कैसे रहे। तो उन दोनों को एक दूसरी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जब उनकी पत्नी को पता है कि उनके पति को स्लीवलेस ब्लाउज पसंद नहीं है या बाहर होटल में खाना पसंद नहीं है, तो छोड़ देना चाहिए या उनको कन्विंस करना चाहिए
इसी के कारण परिवार टूटते हैं। तो आप देख रहे हैं ये फ्रिक्शन है ये। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं दे रहा हूं, देयरफॉर तुम लोगों को जो भी मेरे जीने के ढंग पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। तो ऐसा तब कहता आदमी जब समझने और समझाने दोनों में असफल हो जाता था। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वे थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं, इसी परिवार में लीन होता है। कि वो अंदर से परिवार से दुखी थे तो भगवान के भजन में भी उनको परिवार ही याद आता था। यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखें तथा साथ ही वे अपने से ही भी कहते हैं कि परहैप्स ऐसी चीज के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा। वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब ठहरी ये चीजें। वानप्रस्थ क्या होता है? 50 साल की उम्र के बाद जब व्यक्ति आश्रम में रहने लगता है और धीरे धीरे परिवार से विलग होने लगता है तो उसको वानप्रस्थ कहते हैं। वानप्रस्थ मतलब संन्यास से पूर्व की अवस्था है। संन्यास में तो हम बिल्कुल ही घर को छोड़ देते हैं, लेकिन वानप्रस्थ में घर में रहते हुए धीरे धीरे उससे डी अटैच होना, ये प्रक्रिया वानप्रस्थ कहलाती है। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपने पुस्तैनी गांव जाने का इरादा है, रिटायर होकर, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। समझें, इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किशनदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते हैं और कहकर उनकी तरह वे झैंपी सी लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते रहे। स्वयं किशनदा हर सुबह सैर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना भाऊ, ऐसा कहना कभी नहीं भूलते थे। मतलब उन्होंने इनको मानस पुत्र मान रखा था। मानस पुत्र क्या होता है? जिसको मन से अपना बेटा मान लेते हैं, और जो हमारे शरीर से पैदा होता है उसको औरस पुत्र कहते हैं। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। किशनदा ने उन्हें रोज सुबह झकझोर कर उठाना और साथ सैर में ले जाना शुरू कर दिया और यह मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपने गृहस्थी में डूब गए तब भी किशनदा ने यह देखते रहना जरूर समझा कि भाऊ यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। यशोधर बाबू को यह अच्छा लगता है कि कोई उन्हें भाऊ कहता है। भाऊ वैसे महाराष्ट्र का शब्द है जहाँ पर भाई के लिए शब्द का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर हम बोलते हैं भाई साहब जरा हमें जगह दे दीजिए, आगे जाना है, ऐसे वहाँ पर कहते हैं भाऊ, शब्द इस तरह से प्रयोग होता है। हर सवेरे वह किशनदा से अनुरोध करते कि चाय पीकर जाए। किशनदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर देते। यशोधर बाबू ने किशनदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा है, लेकिन किशनदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई है वह सुबह के सैर को निकले किशनदा की है। कुर्ते पाजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर विलायती गोल टोपी और पांव में देसी खड़ाव धारण किए हुए और हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए छड़ी ली हुई। अब ये आप ध्यान रखना, ये जो सेंटेंस है बाद में बड़ा काम आएगा। मतलब यशोधर बाबू को किशनदा का वैसे तो पूर्ण व्यक्तित्व पसंद है, पर जो उनकी आंखों में छवि है वो है सवेरे की सैर के समय की छवि, और उसमें कुर्ता पजामा और ऊनी गाउन पहने हुए। तो ये लास्ट में आएगा, आप इस पॉइंट को ध्यान रखना। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट्ट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। पट्ट शिष्य, पक्के शिष्य। किशनदा के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज भी किया। घर में होली गवाना, जन्यों पुन्यों के दिन सब कुमाइनों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना और ऐसी कई और तमाम काम यशोधर बाबू ने किशनदा से विरासत में लिए थे। अब देखिए, उन्होंने कहा कि मैं किशनदा की परंपरा का पालन करूंगा, तो वो कई काम ऐसे करते थे जैसे घर में होली गवाना, यज्ञोपवीत धारण करना, रामलीला के लिए क्वार्टर के कमरा दे देना। अब यहाँ पर पत्नी और बच्चे उनसे दुखी होते थे। अब यहाँ पर क्या हो सकता था? पत्नी और बच्चों को भी ये मानना चाहिए था हमारे पिताजी की इच्छा है और परोपकार कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ी स्वीकृति देनी चाहिए थी। और इनका भी क्या है कि इनको उनके ऊपर थोपना नहीं चाहिए था कि किशनदा ऐसे करते थे मैं ऐसा करूँगा ही, उनको भी उनको समझाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं परिवारों में जो घर्षण होता है वो दोनों तरफ से होता है, इसीलिए दोनों तरफ
का थोड़ा थोड़ा झुकाव बहुत जरूरी है, और यहाँ नहीं हुआ, इसलिए इनमें इस तरह का दिख रहा है। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च और इन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद थे। वत्तर यही था कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह नहीं रह गया था। मतलब लोग इन कार्यक्रमों को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, पर वो जबरदस्ती भी करते थे। यशोधर जी चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग मान लिया जाए, लेकिन जब समाज ही ना हो तो यह पद उन्हें कैसे मिल सकता है। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह लें जिस तरह मैं किशनदास से लिया करता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेटिक बाबू हैं और हर गिज यह दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझें। दुराग्रह मतलब हठ। लेकिन यह भी क्या हुआ कि पूछा न ताछा, जिसके मन में जैसा आया वह करता रहा। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट ठहरा नहीं बेटा। मानो न मानो, झूठे मुंह से सही, एक बार पूछ तो लिया करो। ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू, और बच्चे यही उत्तर देते हैं, बब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते नहीं आपसे क्यों पूछें। अब यहाँ पर देखिए, पिता अपनी जगह ठीक है, वो ये मानता है कि तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा है पर एक्सपीरियंस मेरे पास है, तो तुम मेरे से झूठे मुंह पूछ लिया करो। तो बच्चे बताओ इसमें क्या गलत है। लेकिन उनके बच्चे ये कहते जब आप जानते हैं तो हम आपसे पूछे क्यों। यहाँ पर बच्चे गलत हैं। बच्चों को अपने माता पिता की बातों को मानना चाहिए। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से यह प्रस्ताव करते कि दूध लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाजार जाकर दालें लाना, पाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दें, हम सब कर दिया करेंगे। एक आध बार बेटों से खुद उन्होंने कहा, तब वे एक दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर, तू क्यों नहीं करता है। इतना कोहरा मचा, इतना शोर मचा, इतना बवाल मचा, और लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा बुरा भला कहा कि यशोधर बाबू ने इस पेशा को उठाना भी बंद कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पिता बिल्कुल ठीक है। हर पिता चाहता है कि उम्र के साथ इतना ज़्यादा काम नहीं हो पाता है, तो बच्चा कम से कम ये तो कहे जब जवान हो गया है कि लाओ पिताजी मैं काम कर दूंगा। लेकिन उल्टा हुआ, उन्होंने अपने बेटों से कहा तो बेटों ने बवाल मचा दिया। अब पिता समझ गए, पिता ने फिर कभी इस टॉपिक को आगे नहीं उठाया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया है, तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है, बब्बा हमारी समझ नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते हो। ईजा को भी आराम हो जाएगा। ईजा मतलब कष्ट, दुख, मतलब तुम जो इतने दुखी रहते हो उसको भी आराम मिल जाएगा। कमाओ बेटा, नमक छिड़कते हुए यह भी कहता है नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। तो यहां बेटा गलत है। पिता के सामने बेटा ये कहे कि तुम रख लो नौकर, तनख्वाह मैं दे दूंगा, तो पिता को बेटा दुख तो होगा ही। यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखता। यह भी उनको गलत लगता है। अब यहां पर आप पढ़ेंगे, यह सही है कि वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथ में नहीं आता, अकाउंट ट्रांसफर द्वारा बैंक में जाता है। लेकिन क्या बेटा बाप के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था। झूठे मुंह से ही सही एक बार ऐसा कहता तो। तिस पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि यह काम मैं अपने पैसे से करने को कह रहा हूं, आपके से नहीं जो आप नुक्ताचीनी करें। इस क्रम में बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तक अपना बना लिया है। हाँ, अब यहां पर पिता का यह मानना कि बेटा उनके हाथ में सैलरी को रखे, और ना भी रखे तो कम से कम जॉइंट अकाउंट खुलवा लें, और ना भी खुलवाए कम से कम झूठ के लिए ऐसा बोल तो दें, तो यहां पिता ठीक है। लेकिन बेटे का बार बार ये कहना कि ये काम मैं अपने पैसे से कर रहा हूं, तो ये तो बेटा गलत है। इस क्रम में बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तक अपना बना लिया है। अपना वेतन अपने ढंग से वह इस घर पर खर्च कर रहा है। कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफा आ रहा है, कभी डनलप वाला डबल बेड और सिंगार मेज आ रही है, कभी टीवी, कभी फ्रिज, क्या हुआ है। और ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए टीवी लेकर आया हूँ। कहता यही है कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई न छुआ करे,
क्वार्टर ही उसका हो गया। यहाँ बेटा बिल्कुल गलत। आप कोई भी काम घर में करो तो पिता की रजामंदी से करो, उनको प्रसन्न रखते हुए करो। अब बेटा आप किससे ऐसा कहोगे कि ये मेरा टीवी है, इसे कोई ना छुए, कितना दुख होगा। यहाँ पिता बिल्कुल सही है, ये अच्छी रही। अब इनका एक नौकर भी रखो घर में, इनका नौकर होगा तो इनके लिए होगा, हमारे लिए तो क्या होगा, ऐसा समझाते हैं यशोधरा बाबू घरवाली को। यशोधरा बाबू बीवी को कहते हैं कि मत रखो, क्योंकि पैसा जब वो देगा तो उसी की बात मानेंगे, हमारी बात तो मानेंगे नहीं। काम सब अपने हाथ से ठीक ही होते हैं, नौकरों को सौंपा कारोबार चौपट हो जाता है। कहते हैं यशोधरा बाबू पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं है, क्योंकि वो बच्चों की तरफ है। सब्जी का झोला लेकर यशोधरा बाबू खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए लानों को पार करके स्क्वायर के उस कोने में पहुंचे जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए थे। और इस तरीके से सोचते हुए अब वो अपने क्वार्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। उन 3 में से कुल एक को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए हैं, मतलब वहाँ पर 3 ही क्वार्टर बचे थे, उनमें से एक ही था जो वहाँ पर रहता था। बाहर बदरंग तख्ती में उसका नाम लिखा है वाई.डी. पंत। बदरंग मतलब बदसूरत, वाई.डी. पंत, यशोधर पंत। इस प्रकार से वो अपने घर पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इसमें हमने उनके परिवार के पात्रों के बारे में जाना, किशनदास से कहाँ कहाँ पर प्रभावित थे इसको जाना, और उनका और उनके परिवार के बीच में कहाँ कहाँ पर द्वंद्व है, कहाँ कहाँ पर उनमें घर्षण है, संघर्ष है, इसको हमने जाना। अब तीसरे वीडियो में हम इस कहानी के शेष अंश को पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।